हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैं आप सभी को पिछले क्लास में बताया था आइडियल ओडियल गैसों के बारे में, तो मैं पिछले क्लास में इसलिए बताया आइडियल ओडियल गैस के बारे में क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे, राइट डाउन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इस्टेब्लिश काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये क्वेश्चन जो है सो आइडियल गैस पर ही डिपेंड करती है, यानी कि ये इक्वेशन जो बनेगी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के, वो आइडियल गैस पर ही है। और इस क्वेश्चन को मैं कॉपी पे इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और बोर्ड आप लोग देखे होंगे कि छोटा है, तो इस छोटे से बोर्ड पे हमें कैलकुलेशन करने में नहीं हो पाती है। और अगर मैं कर भी पाता हूँ तो यह लंबा वीडियो बन जाएगा, यानी कि 1 से 2 घंटे में हो जाएंगे, तो आप लोग अच्छी तरह से देख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी को इसे कॉपी पर ही बता रहा हूँ। आप लोग को समझने में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आए तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आप लोग को उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। ये क्वेश्चन जो है सो राइट डाउन पोस्टुलेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इस्टेब्लिश काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये टोटल 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं, यानी कि 15 मार्क्स में। और राइट डाउन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यहाँ तक का क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और इस्टेब्लिश काइनेटिक गैस इक्वेशन ये जो है सो 10 मार्क्स के होते हैं, यानी कि आप पूरा क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। तो पोस्टुलेट्स मतलब क्या होती है? पोस्टुलेट्स मतलब होती है, आप लोग पढ़े होंगे किसी भी चीज का सिद्धांत, तो वही इसका मतलब है। काइनेटिक थ्योरी का जो होता है सिद्धांत क्या है, तो हम लोग सिद्धांत को देखेंगे। आप लोग इसी तरह से लिखेंगे पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स मतलब क्या होता है? सिद्धांत। उसके बाद लिखेंगे दिज आर फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के निम्नलिखित पोस्टुलेट्स है, निम्नलिखित पोस्टुलेट्स है, यानी कि उसका निम्नलिखित सिद्धांत है। तो फर्स्ट देंगे गैसियस आर मेड ऑफ मिन्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब यह है, जो गैस होती है, मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में जो गैस होगी, और ये गैस एकदम मिन्यूट पार्टिकल यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि गैसियस आर मेड ऑफ मिन्यूट पार्टिकल्स। और वो मिन्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो लिखे हैं गैसियस आर मेड ऑफ मिन्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। आप लोग इसी तरह याद करेंगे, गैसियस आर मेड ऑफ मिन्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। यानी कि गैस जो होते हैं वो मिन्यूट पार्टिकल यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। यानी कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सेम गैस के, वो आइडेंटिकल होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट। कहने का मतलब यह है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का हिंदी मीनिंग होता है सेम। यानी कि मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर है और यहाँ पर दूसरा कंटेनर है, यानी कि इस कंटेनर में भी ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, या मान लीजिए इसमें CO2 गैस है और इसमें भी CO2 गैस है, कि इसमें भी CO2 गैस है, इसमें CO2 गैस है। यानी कि CO2 गैस जो होंगे उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट। यानी कि इसका जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने उसका मास होगा इस मॉलिक्यूल्स का, यानी कि ये एक मॉलिक्यूल्स है मान लीजिए, इनका जो मास होगा मान लीजिए 0.005 जितना भी हो, तो इसका जो मास होगा और इस मॉलिक्यूल्स में जो होगा, दोनों का मॉलिक्यूल्स का मास सेम होगा, क्योंकि यह सेम गैस है, दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका शेप सेम होंगे, यानी कि इसका सेम अगर शेप इस तरह से हो तो इसका भी शेप, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे इस कंटेनर में, इसमें भी CO2 गैस है तो इसका भी शेप सेम होंगे। तो बात रही साइज की, साइज क्या होती है? अगर इसका साइज मान लीजिए इतना बड़ा है तो इसका भी साइज इतना ही बड़ा होगा, ना कि ज्यादा। तो आप लोग समझ गए कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस, यानी सेम गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट से। ऑल रिस्पेक्ट कहने का मतलब यह है दोस्त कि मास, शेप एंड साइज, यानी कि दोनों का साइज, मास, शेप दोनों सेम होते हैं। यानी कि सेम गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। आप लोग याद करिएगा, मास ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। ऑल रिस्पेक्ट कहने का मतलब है मास, शेप एंड साइज। ठीक है, तो आप लोग देख लिए। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। पॉइंट नंबर अगला है,
molecules are constantly in random along a straight line। कहने का मतलब यह है गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मतलब क्या यहाँ पे रियल गैस, नो 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 नो, यहाँ पर आइडियल गैस होगी, क्योंकि मैं आप लोग को बताया था कि काइनेटिक थ्योरी जो है, काइनेटिक गैस इक्वेशन, वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस पर ही डिपेंड करते हैं, यानी कि उससे आइडियल गैस उसी पर बनते हैं, ना कि रियल गैस पर। यहाँ पर क्या होगी, मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम अलोंग स्ट्रेट लाइन, यानी कि किसके मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है स्ट्रेट लाइन में देखिए क्या है, मान लीजिए यह एक मॉलिक्यूल्स है, क्या है, यह एक मॉलिक्यूल्स है, यह यू वेव से, यू वेलोसिटी से आगे बढ़ती है, तो इसका एक्स एक्सिस की ओर यू एक्स वेलोसिटी होगी, वाई एक्सिस की ओर यू वाई वेलोसिटी होगी, और जेड एक्सिस की ओर क्या होगी, यू जेड वेलोसिटी होगी। तो इसी तरह हमने यहाँ पर लिखा यू, मान लीजिए यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल्स है, वह यू वेव से, वो यू वेलोसिटी से आगे बढ़ती है, और यू एक्स एक्सिस की ओर यू एक्स से, वाई एक्सिस की ओर यू जेड से, और जेड एक्सिस की ओर यू जेड वाई से, सॉरी जेड एक्सिस की ओर यू जेड से, और यू वाई एक्सिस की ओर यू वाई से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यू का डायरेक्शन निकालेंगे, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो यू लिखेंगे, यू इक्वल टू क्या होती है, यू एक्स आई प्लस यू वाई जे प्लस यू जेड के, यानी कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन दिखाया जाता है उसे हम लोग वेक्टर की सहायता से दिखाया जाता है, यानी कि यू, यानी कि टोटल जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी का क्या, वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो टोटल जो डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, यू एक्स आई, यानी कि एक्स एक्सिस की ओर जो हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं उसे हम लोग लिखते हैं आई कैप से, इस तरह से हम लिखे हैं आई कैप यहाँ पे, इस तरह से आई, फिर जे कैप लिखेंगे वाई एक्सिस की ओर, और फिर जेड एक्सिस की ओर जो होती है उसे हम लोग के कैप लिखते हैं। उसी तरह मैंने लिखा है यू एक्स आई, यानी कि वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस की ओर है, फिर वेलोसिटी है वाई एक्सिस की ओर है, और वेलोसिटी जो है वह के जेड एक्सिस की ओर है, तो उसे हम लोग के कैप से दिखाते हैं। तो इसी तरह देखिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं u इक्वल टू यू एक्स आई प्लस यू वाई जे प्लस यू जेड के वेक्टर, यानी कि वेक्टर है उसे कैप भी बोलते हैं। तो यानी कि एक्स एक्सिस की ओर जो दिखाती है डायरेक्शन वेलोसिटी की, उसे हम लोग आई कैप बोलते हैं, और वाई एक्सिस की ओर दिखाते हैं तो उसे जे केप, और जेड एक्सिस की ओर दिखाते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, के केप। आप लोगों ने समझ लिया कि, तो यहाँ पर लिखे हम लोग यू एक्स इक्वल टू यू वाई इक्वल टू यू जेड। ये कैसे हो गया, आप लोग समझते होंगे कि ये क्या हो गया। ये इसलिए हुआ, मान लीजिए ये यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स किसी कंटेनर में रखा हुआ है, मान लीजिए इसके चारों ओर कंटेनर है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, जितना इस मॉलिक्यूल्स का जाने की वेलोसिटी होगी वाई एक्सिस की ओर, उतना ही वेलोसिटी होगी जेड एक्सिस की ओर, और उतना ही वेलोसिटी होगी वाई एक्सिस की ओर, उतना ही एक्स एक्सिस की ओर। मान लीजिए यह एक कंटेनर है, क्या है, यह एक कंटेनर है, इसमें एक मॉलिक्यूल्स रखी हुई है। हम लोग एक मॉलिक्यूल्स के पहले निकालते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स है, अगर ये वॉल की तरफ से जितना क्या करेगी वेलोसिटी होगी, उतना ही वेलोसिटी इधर भी होगी, उतना ही वेलोसिटी इधर ही होगी, जितना ही इधर होगी। यानी कि जितना वो एक्स एक्सिस की ओर जाएगी उतना ही वाई एक्सिस की ओर, उतना ही जेड एक्सिस की ओर। यानी कि फिक्स नहीं है कि वह किधर जा सकती है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जाने की चांसेज जितना वाई एक्सिस की ओर रहती है उतना ही वाई एक्सिस की ओर रहती है, और उतना ही जेड एक्सिस की ओर रहती है। यानी कि तीनों एक्सिस के तरफ वेलोसिटी जो है सो सेम रहती है। तो आप लोगों ने इसे भी समझ लिया। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, यू एक्स का मॉडुलस लेते हैं। क्या किए हम लोग, मॉड लेते हैं। तो मॉड लेने पे क्या होती है, यहाँ पर रूट आती है, और यू एक्स के स्क्वायर प्लस यू वाई के स्क्वायर प्लस यू जेड के स्क्वायर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर मैं आई वेक्टर नहीं दिया और जे वेक्टर नहीं दिया और यहाँ पर के वेक्टर नहीं दिया। तो ये मैं इसलिए नहीं दिया कि जब डायरेक्शन का मॉडुलस किया जाता है तो उसके क्रम में रूट में उसका डायरेक्शन नहीं आते हैं, यानी कि आई कैप
जे कैप और जेड कैप ये सभी नहीं आते हैं। तो मॉडुलस ऑफ यू क्या होंगे, रूट अंडर यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। तो मॉडुलस जो निकालेंगे, मॉडुलस यू उसका यू होंगे और ये जो रूट है ये रूट आके इधर स्क्वायर हो जाते हैं, तो ये स्क्वायर हो गए और इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर यू जेड स्क्वायर। तो आप लोग इतना समझ गए मैंने क्या बताया, u का जो मॉडुलस होता है ओनली u होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ u मॉडुलस ऑफ u, मॉडुलस ऑफ u क्या लिखेंगे हम लोग, दिख रहा है, मॉडुलस ऑफ u को लिखेंगे u इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। और ये वाला जो रूट है ये रूट आके इधर स्क्वायर हो जाती है, तो ये टर्म आ गई जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब उसके बाद मैंने 3u एक्स स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हम लोग ऊपर देखे थे बना था यू एक्स इक्वल टू यू वाई इक्वल टू यू जेड, यानी कि तीनों इक्वल है तो हम लोग उसे लिख सकते हैं। इसको भी यू एक्स स्क्वायर, इसको भी हम लोग यू एक्स मान लेते हैं, इसको भी हम लोग यू एक्स मान लेते हैं, क्योंकि तीनों इक्वल है। यानी कि राम श्याम की इक्वल है और श्याम मोहन की इक्वल है, यानी कि तीनों के तीनों का एज जो है इक्वल है, तो हम लोग इसे मान सकते हैं थ्री यू एक्स स्क्वायर, क्योंकि यू एक्स स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर मान सकते हैं क्योंकि तीनों इक्वल है, तो हम लोग मान लिए 3u एक्स स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, इसमें हमें मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को कहीं से दिक्कत होगी। अगर आप लोग को दिक्कत है तो मुझे कमेंट करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है ऑल द कोलिजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऑल द कोलिजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स among themselves and with wall of container is elastic in nature। यानी कि कोलिजन जो होते हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स के अपने आप में, कहने का मतलब among themselves मतलब कि अपने आप में, और वॉल ऑफ कंटेनर वो जो होते हैं इलास्टिक इन नेचर होते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारे गैस हैं, ये गैस कभी इस गैस से टकराएंगे, ये गैस कभी इस गैस से, ये गैस कभी इस गैस से, ये गैस कभी इस गैस से, यानी कि सभी गैस आपस में टकराएंगे। और कभी कभी ऐसा आता है केस कि ये गैस जाके इस वाल से टकराएंगे, ये गैस जाके इस वाल से टकराएंगे, ये गैस जाके इस वाल से टकराएंगे। यानी कि कभी कभी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप में टकराते हैं और कभी कभी वह वाल में जाके टकराते हैं, कंटेनर के वाल में। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ऑल द कोलिजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के कोलिजन जो होते हैं आइडियल गैस के, वो क्या होते हैं, इलास्टिक नेचर होते हैं। वो कभी कभी अपने आप में कोलिजन करते हैं, कभी कभी कंटेनर के वाल में जाकर करते हैं। तो ऑल द कोलिजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स अमॉन्ग देमसेल्फ एंड विथ वॉल ऑफ कंटेनर इज इलास्टिक इन नेचर, यानी कि उसका नेचर जो होता है वो क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 करेंगे, 4 हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 देखते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 5 है द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ वॉल ऑफ कंटेनर, यानी कि द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी प्रेशर जो होते हैं गैस के वो किस तरह से होते हैं। सो देखिए ये कंटेनर है, इसमें बहुत सारे गैस है, ये गैस जब आके इस वाल से टकराएंगे एकदम v वेलोसिटी से, एकदम वेलोसिटी से आएंगे u वेलोसिटी से, तो यहाँ पर क्या होगी, एक प्रेशर उत्पन्न होगी। यानी कि जितना प्रेशर जितना वाल पे जाकर टकराएगी, जितना कोलिजन होगा उतना प्रेशर डेवलप होगा। तो इसलिए यहाँ बताया गया है कि द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ वॉल ऑफ कंटेनर, यानी कि जितना प्रेशर होगी, सॉरी जितना मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होगा उतना ही उसका क्या होगा, प्रेशर होगा। यानी कि प्रेशर जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जितनी एरिया पर, मान लीजिए यहाँ पर इतने एरिया में और जितना मॉलिक्यूल जाकर टकराएगा, यानी कि 5 मॉलिक्यूल जाकर टकरा गए, यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा उत्पन्न होंगे, यानी कि P ज्यादा होंगे। अगर मान लीजिए इस एरिया पर 2 ही मॉलिक्यूल जाकर टकराते हैं तो क्या इसका प्रेशर इसके बराबर होगा, नहीं, इसका प्रेशर ज्यादा है। तो दिख नहीं रहा है, फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए अब दिख रहा है, यह एक कंटेनर है, इसमें मान लीजिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है गैस के, आइडियल गैस के,
और यह एक निश्चित एरिया है। तो इस पे जाके अगर 5 मॉलिक्यूल्स टकराते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होगी, पी उत्पन्न होगी। और ये 3 मॉलिक्यूल्स इस एरिया पर आकर टकराते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो इसका पी ज़्यादा बड़ा होगा और इसका पी कम होगा। यानी कि पी जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन, यानी जितने मॉलिक्यूल्स जाकर वहाँ कोलिजन करेंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, किस पे, पर यूनिट एरिया पे। तो आप लोगों ने 5 नंबर को देखा। उसके बाद चलिए 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। गैस के जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं वो डिपेंड करते हैं ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, गैस के जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं वो डिपेंड करते हैं ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर पे। वो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट, ना कि दूसरा कोई। और ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है कि गैस कैसा है, सो डिपेंड नहीं करती। नंबर ऑफ, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ना कि नेचर ऑफ गैस पे। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो आप लोग इसे भी नोट करेंगे। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर है 7। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ए मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ गैस। तो मैं आप लोग पिछली क्लास में बताया था कि आइडियल गैस के जो वॉल्यूम होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं रियल गैस की अपेक्षा। तो आप लोगों ने इसे समझा या फिर नहीं समझा, तो मैं चलिए इसको फिर से बता रहा हूँ दूसरा पेज लेके। तो चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए ये एक कंटेनर है और ये भी एक क्या है, कंटेनर है। इसमें बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे मिन्यूट पार्टिकल्स हैं। और इसी मॉलिक्यूल्स को हम लोग यहाँ पर ला के रख देते हैं छोटे से कॉर्नर पे, तो क्या दिखते हैं, इतना बड़ा इस कंटेनर का वॉल्यूम है। यानी कि वॉल्यूम जो है कंटेनर का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स एकदम छोटे से जगह को छेकते हैं, यानी कि नेग्लिजिबल है। अगर ये बड़े रहते, डिजिट स्पेयर रहते रियल गैस की तरह, तो इतना स्पेयर छेक लेते, लेकिन ये क्या किए, इतना ही स्पेयर छेका है। तो चलिए हम लोग इसे आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस के वॉल्यूम है और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे कि गैस का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स से। तो मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होती है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ गैस के। यानी कि मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है एकदम छोटे छोटे, मतलब कि छोटे छोटे होते हैं और वह कम स्पेस को छेकते हैं, यानी कि कम वॉल्यूम को ऑक्युपाई करते हैं। और वॉल्यूम ऑफ गैस जो होते हैं वो ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्युपाई करती है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ गैस जो होती है वो ज्यादा होती है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स से। तो चलिए उसके बाद पॉइंट नंबर 8 को देखते हैं। देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स। यानी कि इनके मॉलिक्यूल्स में, किसके मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉइंट मास होते हैं। पॉइंट मास होने के कारण उनमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है। तो आप लोग याद कीजिएगा, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स। ओके, उसके बाद देखिए 9 नंबर, ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। इसे जो है सो ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर देती है। क्यों? इसका वॉल्यूम जो है कम होती है, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉइंट मास होते हैं। तो इस पे जो है सो ग्रेविटी अपनी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो नहीं लगा पाती है। तो ग्रेविटी नहीं लगा पाती है क्योंकि उसका जो पॉइंट मास होता है, वो पॉइंट मास होता है, तो उस पर वो अपना जो बल है अच्छी तरह से नहीं लगा पाती है। तो इसलिए ग्रेविटी भी उसे क्या करती है, नेग्लेक्ट कर देती है। तो उसके बाद देखिए हम लोग को प्रूव्ड क्या करना है, यानी कि काइनेटिक गैस इक्वेशन जो है वो कौन सी इक्वेशन को हम लोग प्रूव्ड करना है हम लोग को। तो PV इक्वल टू 1/3 MnU/RMS को होल स्क्वायर। यानी कि ये इक्वेशन जो है सो यही इक्वेशन है काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस पर ही डिपेंड करते हैं, यानी कि आइडियल गैस पर ही निकाले जाते हैं। तो हम लोग इसी इक्वेशन को अभी निकालेंगे। तो हम लोग जान लेते हैं कि इस इक्वेशन में क्या सब है। पहले P इक्वल टू क्या है, प्रेशर, V इक्वल टू वॉल्यूम,
m इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, यानी कि m इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। उसके बाद n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, n नंबर मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद देखेंगे URMS जो है उसका पूरा नाम है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये रूट आर मीन m और ये जो s है स्क्वायर, उसका वेलोसिटी u है यहाँ पर और ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि रूट मीन क्या होती है, मीन का यहाँ पर मतलब होता है औसत, एवरेज। तो औसत कैसे निकाला जाता है, जैसे कि देखिए आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए 5 6 7 8 4 डिजिट दिए हुए हैं, हमें बोलेगा इसका एवरेज निकालिए, इसका मीन निकालिए, इसका औसत निकालिए। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि 5 + 6 + 7 + 8 सबको ऐड करेंगे और कितने डिजिट को ऐड किए 1 2 3 4 डिजिट को ऐड किए तो डिवाइड बाय 4 करेंगे। इसके बाद जो हमें आंसर प्राप्त होगा वही इसका क्या होगा, मीन होगा, यानी कि औसत होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, रूट मीन स्क्वायर क्या होती है। रूट करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है रूट देखिए इसी तरह है, रूट u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 un के स्क्वायर, यानी कि इसमें n मॉलिक्यूल्स है। हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, एक अनुभव लगाया जाता है कि उसमें मान लिया जाता है कि n मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो u1 के स्क्वायर प्लस u2 के स्क्वायर प्लस u3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 un के स्क्वायर आर फॉर रूट मीन हम बता दिए कि कैसे निकाला जाता है, ऐड करके जितने टर्म्स रहते हैं उससे डिवाइड किया। तो यानी कि n इसमें ऐड किए हैं तो n से डिवाइड किए, s मतलब स्क्वायर। तो आप इस चीज को समझ गए, URMS क्या होती है, रूट अंडर u1 के स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 un का स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, URMS। तो उसके बाद देखिए काइनेटिक एनर्जी जो ऑफ n मोल्स निकालेंगे, n मोल ऑफ गैस का, वो n × 3/2 RT होती है, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ गैस क्या होती है, n × 3/2 RT। तो देखिए हम लोग अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग देखते हैं पहले। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक क्या किए हैं, क्यूब बनाए हैं। इसे आप लोग किस तरह से बनाइएगा, तो देखिए मैं बता रहा हूँ। एक पहले स्क्वायर बनाइएगा, क्या कीजिएगा, एक स्क्वायर इस तरह से बनाइएगा। इस स्क्वायर में भी एक स्क्वायर बनाना है, क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है। उस स्क्वायर के इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ऐड करना है और इसको इससे मिलाना है पूरा। उसके बाद क्या होता है, ये एक क्यूब बन जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक क्यूब बन गया। तो क्यूब का ये जो है क्या है, एक्स एक्सिस है, तो यू एक्स वेलोसिटी, ये है जेड एक्सिस तो यू जेड वेलोसिटी, ये है वाई एक्सिस तो यू वाई वेलोसिटी। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। यू इधर से वेव करेगी, वेग इधर होगी, यानी कि वेलोसिटी इस पार जाएगी और यहाँ पर टकरा के, इससे टकरा के फिर वापस लौटेगी, तो इस वेलोसिटी से वापस लौटेगी। देखिए इसमें कैसे मैंने किया, ये मॉलिक्यूल्स गया इस वाल से टकराया, उसके बाद फिर वापस आ गया, यानी कि ये मॉलिक्यूल इधर गया फिर वाल से टकराया फिर बैक में गया। तो इसमें n मॉलिक्यूल्स है, हम लोग एक साइड का निकालेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा साइड के भी आ जाएगा। ये कंटेनर है, समझ लीजिए ये क्या है, क्यूब एक कंटेनर है। तो इसका हम लोग जब निकालेंगे आगे तो वहाँ पे एरिया आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि क्यूब का जो एरिया होती है वो क्या होती है, L स्क्वायर होती है, लंबाई का स्क्वायर, यानी कि एक भुजा का स्क्वायर। तो ये एक भुजा का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो क्या आती है, क्यूब का एरिया आती है, क्योंकि यह क्यूब साइज का कंटेनर हम लोग लिए हैं। तो इसको हम अलग से देखेंगे, यह एक मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स यू वेव से, यू वेलोसिटी से, u1 वेलोसिटी से आगे बढ़ती है और एक्स एक्सिस की ओर यू x1 से जाती है, y एक्सिस की ओर यू y1 से जाती है और z एक्सिस की ओर यू z1 से जाएगी। तो आप लोग देखें कि किस तरह से हम लोग इसे बनाए। तो आप लोग यहाँ तक कॉपी करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए हम लोग इसी कंटेनर को, एक वाल को बोले थे हम एक वाल का निकालना, तो इस वाल को हम इसी तरह से बनाए हैं
क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ पर ये वाल जो है क्या इसी तरह से है, ये वाल, ये प्रिंटेड वाला वाल, तो इसी वाल को उठा के हम लोग इस तरह से बनाए हैं। और इसका जो लेंथ है, इसमें जो मास है, एम मास का क्या है, मॉलिक्यूल्स है, ये एम मास का मॉलिक्यूल्स इस वाल में जाकर टकराएगी, इस वाले में, तो उससे क्या होगी, फिर उसमें टकराने के बाद फिर वो वापस आएगी गैस के मॉलिक्यूल्स। ये किसके मॉलिक्यूल्स है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स है। तो ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स जब वापस फिर टकराएगी तो इस वाल में आएगी, तो टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगी वो माइनस होगी, इसका क्या होगी, माइनस। तो यहाँ तक का लेंथ है एल, यानी कि एक बार जो मॉलिक्यूल्स है गैस का, वो एक बार यहाँ तक जाएगी, कवर करेगी, तो एल लंबाई, एल डिस्टेंस। और उसके बाद टकराने के बाद वो फिर पुनः वापस जाएगी, तो क्या करेगी, फिर एल डिस्टेंस को कवर करेगी। उसके बाद क्या होती है, 2L हो जाएगी। क्या होती है, 2L, यानी कि L डिस्टेंस एक बार कवर किया, उसके बाद फिर से L डिस्टेंस, यानी कि 2L डिस्टेंस। तो देखिए कि Pi, P यहाँ पर क्या होती है, मोमेंटम, संवेग। तो Pi इक्वल टू, P क्या होती है, मोमेंटम क्या होती है, P इक्वल टू, आप लोग पढ़े होंगे, P इक्वल टू mv होती है ना। तो हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी को u माने हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे P इक्वल टू mu। तो इसी तरह से इसमें देखिए P इक्वल टू, इनिशियल P निकालेंगे पहले, उसके बाद फाइनल निकालेंगे। इनिशियल निकालेंगे यानी कि मॉलिक्यूल्स पहले बार जो गया इस साइड, उसका निकालेंगे, तो P इक्वल टू m, मॉलिक्यूल्स का जो मास है m है, और ux1 वेव से जाएगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ux1 वेव से जाएगी। उसके बाद P फाइनल जो है सो माइनस mux1 वेव से जाएगी, यानी कि इसका मास m है, और यह जो वापस आएगी तो वो माइनस ux1 वेव से आएगी, यानी कि u माइनस mux1 वेव, यानी कि वेलोसिटी, वेग या फिर वेलोसिटी से आएगी। ठीक है, उसका इनिशियल क्या हो गया, मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम हो गया mux1, फाइनल मोमेंटम माइनस mux1। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम इन ईच कोलिजन, यानी कि डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है यहाँ पर, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन संवेग, हिंदी में हम लोग उसे कहते हैं। इक्वल टू, आप लोग देख रहे होंगे कि ये 2mux1 किस तरह से हो गए। तो चलिए हम लोग उसे बताते हैं आप लोग को। पहले देखिए यहाँ पर जो हम लोग निकाले हैं, P इनिशियल कितना है, P इनिशियल है mux1, P इनिशियल, और P फाइनल क्या थी, P फाइनल क्या थी, माइनस mux1, यही थी। तो हम लोग निकालेंगे P इनिशियल और P फाइनल का जो यहाँ पर चेंज है, डेल्टा P, चेंज इन मोमेंटम इन ईच कोलिजन। इस ईच कोलिजन को जो हम लोग निकालेंगे, इनिशियल में से फाइनल को घटाएंगे, यानी कि mux1 माइनस m, इसका माइनस अलग से है, mux1, फाइनल में से, सॉरी इनिशियल में से फाइनल को घटाना है, यानी कि P इनिशियल माइनस P फाइनल इक्वल टू, इस तरह से लिखेंगे। तो ये और माइनस ये माइनस क्या होगी, मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी। तो mux1 प्लस mux1, तो क्या हो जाएगी, 2mux1, यानी कि 2mux1, वही हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद देखेंगे टाइम टेकन फॉर ईच कोलिजन, यानी कि कोलिजन में जो टाइम टेकन हुआ है, एक कोलिजन को, मतलब एक कोलिजन जो है मॉलिक्यूल्स का, एक मॉलिक्यूल्स टकराया है, तो उससे कितना कोलिजन उत्पन्न हुआ है, एक कोलिजन को हम लोग पहले निकालेंगे। तो टाइम टेकन फॉर ईच कोलिजन, प्रत्येक मॉलिक्यूल्स एक बार टकराते हैं तो उससे उसका टाइम कितना कवर होता है, तो उसे कैसे निकालेंगे, सो देखिए। तो आप लोग जानते हो कि एक फॉर्मूला होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो इस फॉर्मूला के साथ हम लोग पहले टाइम निकालते हैं। देखिए किस तरह से, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये स्पीड इसके बटे में आ जाएंगे स्पीड। तो क्या होगी, टाइम जो कवर होगी फॉर ईच कोलिजन में, डिस्टेंस कितना है, 2L, एक बार मॉलिक्यूल इधर आया फिर टकरा के वापस गया तो 2L डिस्टेंस को तय किया। तो 2L कितना स्पीड से, ux1 के स्पीड से, किस स्पीड से,
ux1 के स्पीड से, तो उसी को हम लोग लिखे हैं 2l ux1 स्पीड। तो यहाँ पर आप लोग निकाले हैं। उसके बाद चलिए फोर्स एक्सट्रैक्टेड ऑन वाल, यानी कि ये जो फोर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे ऑन वाल पर वो कितना, तो यहाँ पर लिखेंगे फोर्स एक्सट्रैक्टेड ऑन वाल डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ 2mu(x1) आप लोग ऊपर निकाले हैं, और उसके बाद चेंज इन टाइम, तो इसको टाइम टेकन कितना हुआ ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे सो देखिए, फोर्स एक्सट्रैक्टेड फोर्स होगा 2mu(x1) बटा 2l/ux1। तो अगर आप लोग को समझ नहीं आ रही है तो प्लीज वीडियो को फिर से चला के देखें, तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगी। यदि आप लोग कोशिश करेंगे तो हर मंजिल आप लोग को मिल सकती है। ये नहीं कि किसी को देखिए कि वो इतना बड़ा पोस्ट पे है, ऐसा नहीं कि वह वैसा ही बन गया, उसके पीछे कितना तपना पड़ा, उसे कितना मेहनत करने के बाद उससे वो मंजिल हासिल हुई है। तो आप लोग भी इसे मेहनत करें अच्छी तरह से। तो चलिए आप लोग आगे देखते हैं। एक्सट्रैक्टेड ऑन वाल जो निकालेंगे वह फोर्स किसके लिए निकाले जाएंगे, ड्यू टू 1 मोल के लिए। ये जो फोर्स होगा ड्यू टू कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए। देखिए कैसे, ये जो चेंज इन मोमेंटम बट्टा चेंज इन टाइम, मोमेंटम कितना था 2l बट्टा बाय ux1, इतना ही था, यानी कि चेंज इन टाइम है। चेंज इन मोमेंटम कितना था उसको ऊपर लिख लेते हैं, हम लोग के पास स्पेस है। ये कितना था 2mu(x1), यही था चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी है, और चेंज इन टाइम ये है। तो हम लोग इसे इस तरह से लिखे हैं। देखिए आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर लिखे हैं 2mu(x1) बटा 2l/ux1, दिख रहा है। तो चलिए इसे हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 2 से 2 क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद लिखा जाएगा m/l(ux1), और ये जो ux1 है ऊपर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ux1 का स्क्वायर। देखिए हम लोग इतना निकाले हैं ux1 का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। इसके बाद बहुत से स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो हम लोग पीछे देखे थे, जहां पर हम लोग उसका पोस्टुलेट्स देखे थे, वहां पर आप लोग को बताया था कि u इक्वल टू uxi के स्क्वायर प्लस uy के स्क्वायर प्लस स्क्वायर नहीं होगी। यहाँ पे एक सेकंड, मैं एक बार चेक करता हूँ फिर से। हाँ यहाँ पे स्क्वायर थी, तो यहाँ पर स्क्वायर देना भूल गया था। उसके बाद देखिए ux1 के स्क्वायर प्लस uy के स्क्वायर j के स्क्वायर, जैसे हम लोग किए थे वहां पर उसी तरह हम लोग किए हैं यहाँ पर। तो उसके बाद जो ये स्क्वायर थी, यहाँ पे एक रूट आई थी वहां पे, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रूट, और ये वाले रूट आके इधर स्क्वायर हुई थी, और ये आ गया था 3ux²। आप लोग देखिएगा, थोड़ा वीडियो को पॉज करिएगा और बैक जाइएगा, तो यहाँ पर हम लोग ये इसको निकाले थे या नहीं, आप लोग कमेंट करेंगे। अगर नहीं आप लोग समझ आ रही है तो फिर से हमें कमेंट करेंगे, हम उस चीज को फिर से बताएंगे। तो हम लोग निकाले थे, या फिर आप लोग को डाउट है तो हम फिर से वहां पर ले चलते हैं, आप लोग को रोकिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर निकाले थे u² इक्वल टू 3ux²। याद आ गया हम लोग कहाँ पर निकाले थे इस चीज को। अगर आप लोग फिर से नहीं समझ रहे इस चीज को तो वीडियो स्टार्ट करिए, जहाँ पे मैं आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन बताया था, वहां पे जाकर अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं अगर फिर से बताऊं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप इस चीज को फिर से समझ ले अपना। तो u² इक्वल टू क्या होती है 3ux²। यदि नहीं समझना तो आप याद ही कर लीजिए, u² इक्वल टू कितना होती है 3ux²। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ गए कि u² इक्वल टू कितना होती है 3ux² होती है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये u² को हम लोग राइट हैंड में छोड़ देते हैं RHS में, और ये जो 3 है मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, यानी 1/3 u² इक्वल टू ux²। समझ गए इस चीज को, नहीं समझे तो चलिए फिर से बता रहा हूँ। u² कितना होती है, क्या होती थी u², देख लीजिए 3ux², लिखेंगे 3ux²। इस चीज को इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिए। तो हम लोग अब इससे आगे बढ़ेंगे, ux², और ये जो मल्टीप्लाई में 3 है इसे हम लोग डिवाइड में लिखेंगे, तो क्या करेंगे 1/3 u²। ठीक है, तो u² कितना हो गया 1/3 u²। देखिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं निकाल के, इसी तरह आप लोग लिखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसके बाद हम लोग लिखे हैं कि यू एक्स स्क्वायर कितना होती है 1/3 यू स्क्वायर। तो हम लोग को इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या आया है यू एक्स 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर यू एक्स 1 का है तो उसी तरह हम लोग लिखे पर ये वाला लिख देते हैं एम वाई एल। देखिए यहाँ पर लिखे हैं ये वाला, यहाँ से चलिए एम वाई एल 1 अब यहाँ पे एम वाई एल लिखने के बाद क्या बचता है हम लोग को यू एक्स 1 का स्क्वायर बचता है ना। तो हम लोग क्या निकाले यहाँ पर यू एक्स का स्क्वायर, सेम यही चीज है लेकिन इसमें 1 लगा हुआ है। तो उसको हम लोग लिखेंगे 1/3 यू 1 के स्क्वायर। यहाँ पर था 1/3 यू स्क्वायर था क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं लगा हुआ था और यहाँ पर 1 आ गया तो हम लोग लिखेंगे 1/3 यू 1 के स्क्वायर। तो समझ गए किस तरह से हम लोग इसे लिखे हैं। और इसे लिख सकते हैं 1/3 एम ये वाला u1 का स्क्वायर डिवाइड बाय एल। अगर आप लोग फिर से नहीं समझ रहे हैं तो फिर से देखिए एक बार। ये क्या है यू एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे निकाले थे तो यहाँ पे यू एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर बचता है क्या यू एक्स 1 का स्क्वायर है। तो किए हम लोग क्या इस एम बाय एल को अलग कर लिए। उसके बाद इसको हम लोग देखते हैं 1/3 यू स्क्वायर होती है कितना यू एक्स स्क्वायर बराबर इतना होती है। तो यहाँ पर है यू एक्स 1 स्क्वायर इक्वल टू हम लोग इसे इस तरह से लिखे हैं 1/3 यू 1 का स्क्वायर और लिखेंगे 1/3 एम यू 1 का स्क्वायर बाय एल। देख लिए अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर से वीडियो को पॉज करें और फिर से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अच्छी तरह समझा रहे हैं, आप लोग प्लीज समझिए इस चीज को। उसके बाद निकालेंगे फोर्स ड्यू टू एन मोल्स, क्योंकि फोर्स जो हम लोग निकाले हैं वो एन मोल के लिए नहीं निकाले हैं। पहले कितना मोल के लिए निकाले पहले 1 मोल के लिए 1 मोल के लिए निकाले हैं और उसे हम लोग मल्टीप्लाई एन से कर देंगे तो क्या होगी एन मोल्स के लिए निकल जाएगी। तो 1 मोल्स के लिए कितना है 1/3 एम यू 1 के स्क्वायर बाय एल, ये 1 मोल के लिए आई है। तो हम लोग एन मोल के लिए निकालेंगे तो 1/3 एम यू 1 का स्क्वायर बाय एल प्लस 1/3 एम यू 2 का स्क्वायर बाय एल। ये 1 है तो 1 मोल के लिए। उसके बाद हम लोग एन मोल के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस डॉट 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 1/3 एम यू एन के स्क्वायर डिवाइड बाय एल। ठीक है, ये हम लोग एन मोल के लिए निकालते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे एफ नेट निकालने के लिए 1/3 को कॉमन ले लेंगे और एम बाय एल भी सभी में है तो इसके भी कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद क्या बचती है u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 un के स्क्वायर। और ये n मोल के लिए निकाले जाते हैं तो मल्टीप्लाई n और डिवाइड बाय n कर देंगे। और दिख नहीं रहा है, चलिए फिर से बताते हैं। तो हम लोग इसे क्या करते हैं अब इसमें देखिए 1/3 और m और l तीनों में कॉमन है, यानी कि n तक जाएंगे तो कॉमन ही नजर आएगा। तो हम लोग क्या किए 1/3 और m बाय एल को कॉमन ले लिए, बचा कितना u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 un का स्क्वायर। इसमें n टर्म है तो इसमें मल्टीप्लाई n से कर दिए और डिवाइड बाय n कर दिए। तो आप लोग देख रहे होंगे। तो इसके बाद एफ नेट जो है तो 1/3 m बाय एल और ये जो निकाले हैं इसे हम लोग कहते हैं URMS। इसे हम लोग पीछे देखे थे क्या है, ये है URMS। ये जो है सो URMS है, URMS का स्क्वायर और ये वाला जो n है तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं। तो 1/3 m बाय एल इसे हम लोग कहते हैं URMS स्क्वायर URMS स्क्वायर और ये वाला जो n है इसे हम लोग यहाँ पर डाल दिए तो क्या हो गई 1/3 mn URMS का स्क्वायर। यानी कि ये जो स्क्वायर है ना यहाँ पर नहीं होगा, ये स्क्वायर इसके सामने होगा क्योंकि यह u का स्क्वायर है और डिवाइड बाय l। उसके बाद देखिए प्रेशर, प्रेशर किस तरह से निकाला जाता है तो फोर्स बटा एरिया होता है। तो 1/3 mn URMS का स्क्वायर आप लोग यहाँ पर निकाले हैं ना। तो उसके बाद हम लोग एरिया को लिखेंगे तो ये वाला जो l था उसे पहले डाल दिए। उसके बाद एरिया हम लोग निकाले थे क्यूब का l स्क्वायर। तो इसी तरह से आप लोग इसे लिखें 1/3 mn URMS के स्क्वायर डिवाइड बाय ये वाला l, उसके बाद एरिया का l स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ तक लिखे। देखिए हम लोग वहां पर निकाले थे 1/3 mn URMS स्क्वायर और नीचे में तो जो था l इंटू एल स्क्वायर वो क्या हो गई LQ हो गई, क्योंकि l इंटू एल स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो LQ हो जाती है। तो LQ जो हो गई ये क्या था प्रेशर हम लोग निकाले थे ना। आप देखिएगा वहां पर प्रेशर निकाले थे तो P = 1/3
MNURMS का स्क्वायर, और ये जो LQ था, ये LQ क्या होती है, वॉल्यूम होती है क्यूब का। LQ वॉल्यूम होती है, यानी कि क्यूब होगी तो वॉल्यूम होगा, तो ये वॉल्यूम होगी V। अब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो P को V से मल्टीप्लाई करेंगे तो PV इक्वल टू 1/3 MNURMS का स्क्वायर। यही था, क्या था, ये जो था सो काइनेटिक गैस इक्वेशन था। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग प्रूव किए हैं। दिस इज काइनेटिक गैस इक्वेशन। बहुत सारे स्टूडेंट को मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं होती है, वो क्या करते हैं, खुद बाय खुद डेरिवेशन को देखते हैं, वो अपने दिमाग से चलते हैं, अरे इसको ऐसे किए, इसको ऐसे किए, इसको ऐसे किए, इस तरह से वो बनाते हैं, उसे एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि टीचर कैसे बता रहे हैं, तो आप लोग समझ लिए, मैं इस चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया हूँ। अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करेंगे, और आप वीडियो को फिर से देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। इससे क्या होगी, आपको इस क्वेश्चन में कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगी। यह क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग के लिए मैं इसका PDF भी बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप लोग को नोट करने में कॉपी पे कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितने भी मैं क्लास लेके आऊँ आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। तो चलिए हम लोग आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं।